दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 2 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं, जिसमें 4 किताबें अब तक लॉन्च कर दी गई हैं। वो चारों किताबें आप अपने नियर बाई बुक स्टॉल से जो है परचेज कर सकते हैं, या अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है कि सर हम कहाँ जाए, कहाँ से खरीदें, तो इसके लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर आइए। वहां पर बुक स्टोर के नाम दिए गए हैं कि किस शहर में किस बुक स्टोर पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, वहां पर दिए गए उसके माध्यम से आप जाके परचेज कर सकते हैं, या फिर इस किताब को ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया गया है। अगर वहां से आप ऑर्डर करते हैं ना, किताबें खुद आपके घर तक चली जाएंगी। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई शिपिंग चार्ज नहीं देना, कोई अदर चार्ज नहीं देना है। जो किताब का दाम है केवल उतना ही पे करना। दोस्तों ये किताब अगले 3 to 4 डेज में आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जाते हैं। अगर आपको परखना हो कि सच में स्टडी 91 सबसे बेहतर कोर्स देता है क्या, मैं कहता हूं कुछ नहीं, सिर्फ आप एक बैच ज्वाइन करके देखिए, हिंदी इंडिविजुअल की बैच। उसके बाद डिसाइड करिए कि बाकी के जो बैच स्टडी 91 देता वे हमें ज्वाइन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों मैं रिकॉर्ड बता दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आपने एक बार इस बैच को ज्वाइन कर दिया ना, तो याद रखिए आप दोबारा भी अगर आपको कोई बैच लेना होगा तो आप स्टडी 91 पर ही भरोसा करेंगे, ये निश्चित रूप से तय है। ऊपर हमारे लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना तो वो कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला सवाल, और पहले सवाल से ही कूट वाले सवाल आ गए हमारे पास। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए क्या कहना चाहता दोस्तों। कुछ लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है भाई, अलग अलग पद पर अलग अलग लोगों को जब बिठाया जाता है तो सवाल तो बनते हैं, और ऐसे में मैं आपको 4-5 देता हूं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो लोगों की नियुक्तियां हुई रहती है आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अभी नियुक्ति हुई दोस्तों सेबी के अध्यक्ष पद पर। जी हां दोस्तों, सेबी किसे कहा जाता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में सेबी का अध्यक्ष चुना गया है माधवीपुरी बुच को। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा ये पहली महिला अध्यक्ष हैं। जी हां, ये पहली महिला अध्यक्ष हैं सेबी की, माधवीपुरी बुच। ठीक है, इसको याद रखेगा। दूसरा दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन में किसे चुना गया दोस्तों? तो यहां पे हाल ही में चुना गया था अभिषेक सिंह जी को। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। आर्थिक विकास संस्थान में विकास का संबंध मैंने आपको घाटे से बताया था, चेतन घाटे, याद रखेगा। आईओसी एथलीट आयोग में दोस्तों एम्मा टेहरे को चुना गया, और आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में संजय मल्होत्रा को रखा गया। ठीक है, इसके पहले संजय मल्होत्रा जी को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में दोस्तों सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया था। दोबारा इनको जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में भी चुना गया। तो यहां पर मैंने एक सीरियल क्रम बना दिया, आप एक और मैच करें क्या होगा। पहले आएगा डी, दूसरे नंबर पे आएगा ई, तीसरे नंबर पे दोस्तों आएगा बी, चौथे पे आएगा ए, और पांचवें पे आएगा सी। ठीक, तो डी ई बी ए सी, डी ई बी ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के नियुक्तियों के सवाल आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां पर लिखा है सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन के रूप में दोस्तों माधवीपुरी बुच को 3 साल के लिए दोस्तों अपॉइंट किया है, याद रखेगा। और यह सेबी में अपॉइंट होने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, इनको याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले दोस्तों कौन थे अध्यक्ष? तो इसके पहले अजय त्यागी जी अध्यक्ष थे, और ये जो माधवीपुरी बुच हैं ये अजय त्यागी का स्थान ग्रहण करने जा रही हैं। कब तक के लिए दोस्तों? तो 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा 2022 को 28 फरवरी 2022 को अजय त्यागी जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, और 1 मार्च से इनका कार्यकाल जो है शुरू हो गया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था ई गवर्नेंस वाले में अपॉइंट किया गया अभिषेक सिंह जी को, उनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर लिख रहा है नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जरा ध्यान दीजिए, किसको किस पद पर बिठाया गया, सवाल तो यहां से बनते हैं। और ये सवाल क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, जब सेबी जैसे, सेबी तो कोई छोटा मोटा संस्था है नहीं दोस्तों, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, और सेबी में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया किसे, याद रखेगा, माधवीपुरी बुच को। किसे? माधवीपुरी बुच को। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन
में प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो अभिषेक सिंह जी को चुना गया। आर्थिक विकास संस्थान में किसे चुना गया? तो याद रखेगा चेतन घाटे जी को। विकास का संबंध घाटे से मैंने बताया था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में दोस्तों एक पर्सन को अपॉइंट किया गया। नाम क्या है? सोच के बताओ। संजीव सन्याल। क्या नाम है? संजीव सन्याल नाम है, जिनको प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्यक्ष अध्ययन समूह के नए निदेशक कौन बने दोस्तों? तो मैंने बताया था नंबर 1 का रबड़। ठीक है, कैसे? राघवन, 1 नंबर का रबड़ दोस्तों, याद रखेगा KN राघवन इनका नाम है। हाल ही में एडिडास कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना? तो यहां सुना दोस्तों मनिका बत्रा को। गेमिंग ऐप A23 का नाम सुना होगा, शाहरुख खान को एम्बेसडर बनाया गया। समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर, जी हां दोस्तों, पहली बार इस पद पर किसी व्यक्ति को बिठाया जा रहा, पहली बार, अभी नया नया पद बना है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का। ठीक है, और इस पद पर अपॉइंट किए गए जी अशोक कुमार जी। कौन? जी अशोक कुमारी। हाल ही में CBSE के जो नए अध्यक्ष बने दोस्तों, क्या नाम है इनका? इनका नाम है विनीत जोशी जी, CBSE। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है दोस्तों, CBSE का नाम सुना होगा। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया, ये विनीत जोशी जी को चुना गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? देवाशीष मित्रा नाम है। क्या नाम है? देवाशीष मित्रा, याद रखेगा। हाल ही में SSC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो SSC में बताया था यश किशोर साहब को। किसे? यश किशोर जी को चुना गया, याद रखेगा। तो अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए दोस्तों इतने सवाल कम से कम आपको याद रखने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी अभियान के लिए केंद्र ने कितने कैबिनेट मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा है? दोस्तों आप जान रहे हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में एक लड़ाई चल रही है। ठीक है, और यह लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले ले। ठीक है, ये लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि नाटो जैसी संस्था दुनिया में इतने दिन से काम कर रही है, या फिर मैं बात कर दूं UNSC की बात कर दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर दूं, या फिर मैं UN की बात कर दूं। ठीक है, UN यानी UNO की बात कर दूं, तो इतनी बड़ी बड़ी संस्था बनाने का क्या फायदा है जब ये लोग मिलकर इतनी बड़ी लड़ाई को नहीं रोक पा रहे? ठीक है, क्योंकि आप स्थिति परिस्थिति जो देख रहे हैं दोस्तों, रशिया की तरफ से भी कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे उत्तर कोरिया हो गया, चीन हो गया, इनका एक आप कह सकते हैं कि इनका एक कम्युनिटी बन चुका है। दूसरी तरफ यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ दोस्तों बहुत सारे यूरोपियन कंट्री आकर खड़े हो गए हैं। अगर थोड़ी सी भी स्थिति जो है गड़बड़ हुई तो याद रखिए फिर से एक तीसरे विश्व युद्ध को आप अपनी नजरों से देखेंगे, और शायद देखने लायक बचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो जान लीजिए इतना बड़ा जन नरसंहार होगा जिसके उत्तरदायी हम स्वयं होंगे। अभी मैं देख रहा था दोस्तों न्यूज में, आपने सुना होगा कि रसिया ने अपने जो है परमाणु बम को एक्टिवेट करने को कह दिया कि आप एक्टिवेट रखिए। एक्टिवेट करने का ऑर्डर देने का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर हम इस बम को छोड़ सकते हैं। बात को समझिए, बात को समझिए, ये चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं दोस्तों, एक संधि हुई है, अभी मैं पढ़ रहा था बड़ा विस्तार से, मैं चाहता तो इस पे वीडियो बनाता, बट मैं थोड़ा सा समय नहीं निकाल पा रहा हूं। आजकल मैं किताबों पे काम कर रहा हूं, वरना मैं वीडियो देता आपको तो फिर आप भी याद रखते कि सर क्या गजब का आप कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूं देने का। दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैं पढ़ रहा था, एक ट्रिटी होती है, उस ट्रिटी में यह कहा जाता है कि हमारे जैसे भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत कभी भी किसी दूसरे देश पर परमाणु बम नहीं छोड़ सकता। भारत कहता है कि जब तक हमारे ऊपर कोई परमाणु बम नहीं छोड़ेगा तब तक हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। इस पॉलिसी पर दोस्तों भारत ने साइन किया है। हमारा पड़ोसी देश चीन है, भले हमारी चीन के साथ 1000 बार लड़ाई होती है, लेकिन भारत और चीन ऐसे देश की श्रेणी में आते हैं जो परमाणु बम का प्रयोग पहली बार नहीं करेंगे। पहली बार नहीं करेंगे। होता है ना, जैसे आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई तो क्या आप परमाणु बम छोड़ देंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई संकट इस तरह का नहीं आएगा, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब लड़ाई लड़ाई की तरह से लड़ेंगे। लेकिन अगर हम बड़े देशों की बात कर दे, मैं यूके की बात कर दूं, मैं अमेरिका की बात कर दूं, मैं रशिया की बात कर दूं, ये सारे देश इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आज तक इस ट्रीटी को साइन तक नहीं किए। मतलब ये कभी भी छोड़ सकते हैं। अभी मैं आज के डेट में बताऊं दोस्तों, ये अपने हाइड्रोजन बम को भी एक्टिवेट कर चुका है रूस। ठीक है, तो स्थिति हमारे हाथ से समझ लीजिए एक तरह से बाहर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, और प्रयास करना चाहिए सभी देशों को किसी तरह स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसको निपटाया जाए। अभी यही कहा जा सकता है, यह ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिलहाल अपने प्रश्न पर आते हैं। तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से भी एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा।
इसका नाम भी याद रखेगा, सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ठीक है, और आप बहुत सारे ट्वीट भी देख रहे होंगे, कई लोग ऑपरेशन गंगा की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, कई लोग बुराई करते नजर आ रहे हैं। अरे मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूं भाई, कोई अगर किसी मान लीजिए ऑपरेशन गंगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और उसमें जो चीजें बताई गई दिखाई गई काफी अच्छा। हाँ, एक कुछ गलतियां हुई कि कुछ बस में दोस्तों यूक्रेन के सैनिकों ने थोड़ी सी जो है हाथापाई किया, कहीं रूस के सैनिकों के द्वारा हाथापाई सुनने को मिला, बट कोई बात नहीं। लेकिन 90% तक चीजें दोस्तों वो भारत ने अपने कंट्रोल में रखा है। बहुत बड़ी बात है कि दो देशों में लड़ाई चल रही है और हम इत्मीनान से अपने लोगों को बाहर निकाल पा रहे हैं, ये एक बड़ी लड़ाई है। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा याद रखेगा। और भारत सरकार ने अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों को, जी हां दोस्तों, 4 कैबिनेट मंत्रियों का आपने नाम सुना होगा, किरण रिजिजू का नाम सुना होगा, जनरल वीके सिंह का नाम सुना होगा, हरदीप सिंह पुरी का नाम सुना होगा। ठीक है, 3 लोगों को दोस्तों भारत सरकार खुद बाहर भेज रही है कि आप जाइए, आप यूक्रेन के आसपास के देशों में जाइए, वहां जाकर आप भारतीयों को निकालने में मदद करिए। ठीक है, तो ऐसे समय में अगर हमारे मंत्री बाहर जाते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं, अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सैल्यूट तो बनता है। ठीक है, कि ऐसे सिचुएशन में जब लोगों को अपनी जान की परवाह होती है और उस समय लोग निकल करके बाहर जाएं और उनके अपने भारतीय नागरिकों के बारे में विचार किया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां 4 कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है दोस्तों? पहला याद रखेगा, ज्योतिराज सिंधिया जा रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया वर्तमान में उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। और ज्योतिराज सिंधिया कहां जा रहे हैं? ये रोमानिया और मालदोवा देश है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, वहां पे जा रहे हैं। किरण रिजिजू दोस्तों वर्तमान में ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ये जा रहे हैं स्लोवाकिया देश में। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी दोस्तों ये आवास मंत्री हैं, हंगरी इनको भेजा जा रहा है। जनरल वीके सिंह का नाम सुना होगा आप सभी ने, ये एक समय में थल सेना अध्यक्ष थे, इनको पोलैंड भेजा जा रहा है। तो ये 4 जगह दोस्तों, इस 4 जगह के लोग दौरा करेंगे। और ये चारों देश जो दोस्तों, मतलब ये 4 लोगों को जहां भेजा जा रहा है, यहाँ पे 5 देश का नाम दिया गया है। ये 5 देश दोस्तों ये यूक्रेन की सीमा के पास के देश हैं। ठीक है, वहां भेजा जा रहा है और वहां से भारतीयों को कैसे हम विड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा लगभग 20,000 भारतीय अभी भी जो है फंसे हैं यूक्रेन में। काफी लोगों को वापस लाया जा चुका है और बाकी लोगों को लाया जा रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को जरा देखिए। पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है और अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों को भारत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेज रही है, ताकि भारतीयों को सुरक्षित तरीके से वहां से निकाला जा सके। एक सवाल और याद रखिएगा दोस्तों, एक भारतीय बच्चे की दोस्तों वहां पे मृत्यु हो गई, नाम नवीन है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो ये काफी शोक भरा संदेश है। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, परिवार को जो है थोड़ा सा हिम्मत दें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कहां पर नए तेल क्षेत्र की खोज की गई? तो अभी रिसेंट में आपने सुना होगा वेदांता ग्रुप के द्वारा बाड़मेर, राजस्थान में पड़ता है दोस्तों बाड़मेर, याद रखेगा, राजस्थान में क्या किया गया? खोज किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? वेदांता ग्रुप के द्वारा। ठीक है, वेदांता ग्रुप के द्वारा दोस्तों यह खोज किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कर हाल ही में किस राज्य में जल टैक्सी की शुरुआत किया गया? इसके पहले जल टैक्सी की शुरुआत, वैसे जल मेट्रो की शुरुआत किया गया था दोस्तों, आपने सुना होगा वहां पर कोच्चि में। यहां पर दोस्तों जल टैक्सी की शुरुआत किया गया महाराष्ट्र में, यह भी याद रखेगा। करा किस संगठन ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, जिसको ही पढ़िएगा। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने वाले लोगों के लिए जो दिनों की संख्या थी वो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 100 से बढ़ाकर दोस्तों 150 दिन कर दिए गए। ये भी आप याद रखेगा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट, ठीक है, एक ऑपरेशन आहट दोस्तों, ये जो रेलवे सुरक्षा बल है ये उसके द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चों को या महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है कई रीजन की वजह से, चाहे देह व्यापार में लाने के लिए या बच्चों को किडनैप करके उनको जो है भीख मंगवाया जाता है, उनसे इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त करने के लिए कहीं ना कहीं रेलवे का सहारा लेते हैं लोग। तो ऑपरेशन आहट जो यहां पे शुरू किया गया, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा स्टार्ट किया गया। लता मंगेशकर जी का दोस्तों निधन हो गया था। उनके निधन होने के बाद उनकी जन्मस्थली, उनका जन्म हुआ था इंदौर में। इंदौर में दोस्तों एक लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी बनाई जा रही है और एक अलग से म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, वो भी याद रखेगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्व के मामले में 2021 में
में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन बन गई दोस्तों? तो अभी तक सेमीकंडक्टर चिप बनाने में दोस्तों जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो इंटेल थी, लेकिन अभी राजस्व के मामले में इंटेल को पछाड़ करके सैमसंग दोस्तों दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है, हाल ही में किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, जरा यहां से निकालिए, गुजरात से जी निकालिए, इंटरनेशनल से आई निकालिए, फाइनेंस से एफ निकालिए, टेक से टी निकालिए, तो आपको नाम मिलेगा गिफ्ट। आपने नाम सुना होगा दोस्तों गिफ्ट सिटी का। जी हां दोस्तों, गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा। तो गिफ्ट सिटी एक जगह है दोस्तों आपके गुजरात में, यहीं पर एक जो है कार्यालय खोला जा रहा है। कौन कार्यालय खोल रहा है? लिख रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक खोल रहा है, एडीबी जिसे आप कहते हैं, या न्यू डेवलपमेंट बैंक खोल रहा है, या वर्ल्ड बैंक खोल रहा है, या G20 सचिवालय खोला जा रहा है। मैं आपको बताऊं दोस्तों अगर G20 सचिवालय के बारे में, तो 2023 में भारत जो है दोस्तों ये G20 की अध्यक्षता करने वाला है, इसके लिए सचिवालय बनाया जा रहा है, लेकिन यह सचिवालय आपके गिफ्ट सिटी से संबंधित नहीं है। वर्ल्ड बैंक जिसे आप IBRD के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से? IBRD के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेगा। यहां भी वर्ल्ड बैंक नहीं दोस्तों, आपका उत्तर होगा यहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हां दोस्तों, एनडीबी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। एशियन यानी एडीबी भी यहां पे नहीं है दोस्तों, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? एनडीबी। जी हां, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है दोस्तों? एक अपना कार्यालय खोल रहा है, ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में दोस्तों कार्यालय खोला जा रहा है। हाल ही में दोस्तों, अगर इस साल तो नहीं 2021 में एक बार नाम आया था गिफ्ट सिटी का, मैंने आपको याद दिला दूं एक बार, ठीक है। भारत का पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र, पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र दोस्तों कहां खोला गया? क्लस्टर केंद्र कहां खोला जा रहा था? तो आई थिंक ये मुझे जो याद आ रहा दोस्तों, ये खोला जा रहा था आपके गिफ्ट सिटी गुजरात में, जो आपने पढ़ा था। इसको भी याद रखेगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बाकी की बातें दोस्तों यहां पे दी गई हैं कि कैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है यहां से क्या करने वाला है। मई 2022 में दोस्तों यहां पे कार्यालय खोलने जा रहा है, ये सभी बातें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार जब जब ऐसी कोई घटना घटती है, मैं आपको एक लिस्ट अपडेट करके देता हूं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने की वाहवाही नहीं है, करंट अफेयर आप अच्छे से याद कर पा रहे हो कि नहीं, वो वाहवाही है। और मैंने देखा है मार्केट में दोस्तों बहुत लोग करंट अफेयर को पढ़ाते हैं, मुझे लगता है लोगों को डर लगता है। आप एक बात जानते होंगे कि नितिन सर ने हिस्ट्री भी पढ़ाया है, ज्योग्राफी भी पढ़ाया है, पॉलिटी भी पढ़ाया है, साइंस भी पढ़ाया है, हिंदी भी पढ़ाया है, और सारे वायरल वीडियो आपको मिले होंगे, ठीक है, एक रिकॉर्ड तो रहा है। लेकिन मैं करंट अफेयर पढ़ाते समय मैं कभी अपने ज्ञान को नहीं प्रदर्शित करता कि नहीं मैं करंट अफेयर को हिस्ट्री से जोड़ दूं, ज्योग्राफी जोड़ दूं, पॉलिटी जोड़ दूं। क्यों? इसमें आपका नुकसान है। आप करंट अफेयर पढ़ने आए हैं तो करंट अफेयर को करंट अफेयर से टच करिए। जबकि मैं जब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखता हूं तो देखता हूं लोग करंट अफेयर को लेके जाएंगे, 1.5 2 घंटे की क्लास बनाएंगे और लेके जाएंगे, कहेंगे पॉलिटी है, यहां पर स्टैटिक जीके आ गया। ये बहानेबाजी होती है। जब व्यक्ति को एक सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं होता ना, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने दूसरे सब्जेक्ट की चीजों को लाके ढकेलते जाता है। ये आपके लिए सही नहीं है। समझदार आप भी हो, विद्यार्थी हो, पढ़ लिख रहे हो, आपको खुद समझना चाहिए कि नहीं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है शायद ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ये रिवीजन कर लें कि हाल फिलहाल में भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार के कौन कौन से सवाल हम लोगों ने पढ़े। और ऐसे 10 सवाल डेली में 100 सवाल पढ़ाता हूं, जोड़ लिया करो, ठीक है। पहला सवाल करा, किस संस्था ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में दोस्तों क्या बनाने जा रही है, एक अपना कार्यालय खोलने जा रहा है, वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये तो आज का सवाल हो गया। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में, किस देश ने पौधे से निर्मित पहला कोविड-19 वैक्सीन निर्मित किया था, पढ़ा था ना। अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या जो बच्चे गलती से भूल भी गए होंगे, आज एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका आ गया कि सर वह देश था कनाडा। जी हां दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है, याद रखेगा। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एक देश है जहां पर क्या किया गया, पौधे से कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। जी हां दोस्तों, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, जब ये बेकार हो जाती है आप इसे फेंक देते हैं, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। तो ई वेस्ट इको पार्क जो बनाया जा रहा है दोस्तों, भारत का पहला यह पार्क आपके नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा।
भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? वैसे आपने सुना होगा आईआईटी वाराणसी के बारे में, आईआईटी बेंगलोर के बारे में, मद्रास के बारे में, बॉम्बे के बारे में, खड़गपुर के बारे में, लेकिन दोस्तों आपने भारत के बाहर कोई आईआईटी नहीं सुना होगा। पहली बार दोस्तों भारत के बाहर भी एक आईआईटी बनाई जा रही है और यह बनाया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात देश में। जी हां दोस्तों, यूएई देश में। यह वही देश है जिसने अभी 4.5 दिन का कार्य दिवस घोषित किया था कि एक सप्ताह में व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 4.5 दिन ही काम करना है। यह वही वाला देश है जिस देश ने कहा था हम 100% पेपरलेस सरकार बन चुके हैं ये, ठीक है। आगे देखिए, नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। याद रखिएगा उस नदी में इस नौका सेवाओं को लॉन्च किया गया। करा भारतीय रेलवे देश का पहला केबल ब्रिज कहां बना रहा है? जी हां दोस्तों, केबल ब्रिज। जी हां, इस केबल ब्रिज पर रेल चलेगी, पहली बार ऐसा बन रहा है और यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में। इसको भी याद रखेगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला यानी कि रैपिड प्रयोगशाला क्यों बनाई जा रही दोस्तों? क्योंकि आपने सुना होगा कई बार ऐसा में हाल फिलहाल में सुनने को मिला है कि जीव जंतुओं से बहुत सारे रोग मनुष्यों तक फैल गए। ये उन्हीं की टेस्टिंग के लिए दोस्तों एक मोबाइल प्रयोगशाला बनाई जा रही है, महाराष्ट्र में बनाई जा रही है, याद रखेगा। नितिन गडकरी द्वारा किस नदी पर रेल सड़क सह पुल का निर्माण किया गया? मतलब एक ऐसा पुल जिसपे गाड़ियां भी चलेंगी और रेलवे भी चलेगी। तो इस पुल का निर्माण गंगा नदी पे किया गया, बेगूसराय बिहार के पास। नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया, जहां पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आप सोच रहे होंगे नितिन सर पीछे देखते नहीं है, ठीक है, और इनको क्वेश्चन कैसे याद रहता है? क्या आपको लगता है सामने क्या कोई नकल लगाए? क्या कोई नकल नहीं यार, नकल नहीं, यहां दिमाग में चल रहा है दोस्तों, ये अकल से मैं कह रहा हूं। ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से आप भी बता दो, क्या आपको क्वेश्चन नहीं रट गए? दुनिया उत्तर रटने में लगी है और मैं स्टडी 91 के बच्चों को जानता हूं जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे, उन्हें क्वेश्चन याद हो गया होगा। क्वेश्चन, उत्तर को मारो गोली। कहो ना हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है यार, हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें तो क्वेश्चन ही याद है। क्यों? इतने बार पढ़ जो लिए हैं, ठीक है। तो यह देश है दोस्तों इजराइल देश, याद रखेगा। हाल ही में किस सेंट्रल जेल, बता पूरी कहानी याद है दिमाग। सेंट्रल जेल अगर कोई बोल देना मेरे को प्रश्न याद हो जाता है कि भैया एक सेंट्रल जेल ऐसा अपने देश में है, वो इंदौर वाला सेंट्रल जेल जिसने अपना एफएम रेडियो लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? अरे उसके कैदी आकर उस पर अपनी क्या करेंगे, बातें रखेंगे, हो सकता है उनको पछतावा हो कि हाँ मैंने गलत भी किया है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, तो इसको याद रखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब दोस्तों किसने जीता? जी हां दोस्तों, मैक्सिकन ओपन। अगर मैं 2022 की बात करूं तो हमारे सामने दूसरी बार ये सवाल इस तरह का बन रहा है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था कि 2022 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पुरुष ओपन और महिला ओपन का दोस्तों खिताब अलग अलग लोगों ने जीता था। जी हां दोस्तों, पुरुष ओपन और महिला ओपन। तो पुरुष ओपन का जीता था दोस्तों राफेल नडाल ने। किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। और महिला ओपन का खिताब किसने जीता था? याद रखेगा एशले बार्टी ने जीता था। किसने? एशले बार्टी ने जीता था। यह सवाल हम लोगों ने पढ़ा था। आज दोस्तों हमारे सामने आ गया मैक्सिकन ओपन। जी हां दोस्तों, मैक्सिकन ओपन भी इस बार जीता किसने दोस्तों? राफेल नडाल ने जीता है। किसको हराया है दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने हराया है कैमरन नोरी को। किसे हराया है? कैमरन नोरी को हरा करके मैक्सिकन ओपन का खिताब राफेल नडाल ने अपने नाम कर लिया है। और यह राफेल नडाल का 91वां खिताब है। कौन सा? 91। जी हां दोस्तों, स्टडी 91 से याद रखेगा। बाकी फेलिसियानो लोपेज दोस्तों ये मिश्रित वाले जो पुरस्कार था दोस्तों उसमें इन्होंने जीत हासिल किया। फिलहाल के लिए आप याद रखेगा राफेल नडाल दोस्तों ये 91वां एटीपी खिताब था और इस सीजन का तीसरा खिताब है जो उन्होंने जीता है, ठीक है। इसको याद रखेगा, ये एकदम जबरदस्त सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, एक सवाल और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा इस मैक्सिकन ओपन को एक नया नाम भी दिया जाता है, अकापुल्को खिताब। कभी परीक्षा में मैक्सिकन न देकर के आपसे अगर पूछ दे अकापुल्को खिताब किसने जीता तो शायद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि लोग लगेगा यार राफेल नडाल का अकापुल्को से क्या संबंध है, मतलब ध्यान नहीं आएगा ना। तो याद रखेगा आप इन बातों को कि अकापुल्को खिताब भी किसे कहा जाता है, यह मैक्सिकन ओपन का ही एक नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और डबल खिताब वाले में दोस्तों, पुरुषों के डबल वाले में याद रखेगा मिश्रित वाले में, इसमें नाम था दोस्तों फेलिसियानो लोपेज को जो स्पेन के रहने वाले हैं, और स्टेफनोस सिपास का नाम आता है जो ग्रीस देश के रहने वाले, ग्रीस एथेंस का नाम सुना होगा, ठीक है, वो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए और यहां पर देखिए खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल, जरा आइए नजर डालिए एक बार कि खेल से जुड़े कौन कौन से सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
पहला सवाल, मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता? तो बताइएगा राफेल नडाल ने जीता। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले में महिला ये सिंगल्स का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता था। यह भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। करा वुशु स्टार्स चैंपियनशिप, जी हां दोस्तों, वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में दोस्तों पहली बार किसी भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सादिया तारिक, ठीक है। वुशु चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता? इनका नाम है मीराबाई चानू। इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में भी दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, याद रखेगा, ठीक है। और यहां भी दोस्तों क्या जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 56वीं, वहां सिल्वर था, इसमें गोल्ड। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इस गेम का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है नागालैंड में, जी हां, नागालैंड राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हरा करके किस भारतीय खिलाड़ी ने, जो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए मैग्नस कार्लसन को हराने वाले, याद रखेगा। अच्छा, कोई एक बच्चा या बच्ची थी जो हमसे पूछ रही थी कि सर ये ग्रैंड मास्टर नए नए कैसे बनते रहते हैं? देखिए क्या होता है ना, हर बार खेल होता है। जैसे अभी क्या होता है, जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं सिस्टर, ठीक है, तो क्रिकेट में जैसे T20 होता है, कभी कभी जो है वनडे हो गया, कभी कोई अलग हो गया, चैंपियनशिप आ गया, ठीक है। तो होता क्रिकेट ही है, लेकिन इसमें अलग अलग वैरायटी के खेल होते हैं। कभी IPL आ गया, वैसे ही इस चेस में भी अलग अलग वैरायटी के खेल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, फिजिकल रूप से लोग आमने सामने बैठ के खेलते हैं, कभी कभी ऑनलाइन शतरंज चलता है। ये वाला जो गेम रहा है, ये एक ऑनलाइन शतरंज रहा है। जो ग्रैंड मास्टर चुने जाते हैं, ग्रैंड मास्टर में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और समय समय पर दोस्तों अलग अलग गेम्स का आयोजन किया जाता है। उसमें जो जीतते हैं, तब वहां पढ़ते हैं कि हाँ ये 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हो गए, 73वें नंबर के हो गए। वो लगातार चलता रहता है गेम, ठीक है, और उसमें लोग जीतते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर वाला कॉन्सेप्ट अलग है। यह एक ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप था जिसमें मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के रहने वाले वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्हें पहली बार किसी जो है सबसे कम उम्र के भारतीय ने हराया। हालांकि विश्वनाथन आनंद ने भी एक बार हराया, और भी लोग हैं जिन्होंने हराया है, बट इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला स्थान जो हासिल किया है, 37 पदक के साथ नॉर्वे का पहला स्थान है, जर्मनी का दूसरा स्थान है और चीन का तीसरा स्थान है। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इस बार के जो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुआ, ये वही ओलंपिक है दोस्तों जिसमें भारत से आरिफ खान ने, सिर्फ एक प्लेयर ने हिस्सा लिया था और भारत ने इस गेम का राजनयिक रूप से बहिष्कार किया था। ये वही वाला गेम है, ठीक है। हाल ही में सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन कौन बने हैं? इनका नाम है कार्लोस अल्काराजू। क्या नाम है? कार्लोस अल्काराजू, ठीक है। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष टीम का खिताब हरियाणा ने जीता है और महिला टीम का खिताब केरल ने जीता है। इसे भी आप याद रखेगा। प्रथम श्रेणी के पहली मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? इनका नाम है शाकिब उल गनी। बिहार के प्लेयर हैं दोस्तों। 341 रन एक ही मैच में जड़ दिया, ठीक है, मतलब गजब का खेला इन्होंने। किस फुटबॉलर क्लब ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का पहला चैंपियनशिप दोस्तों जीत लिया है? तो याद रखेगा, इस क्लब का नाम है चेल्सी क्लब। क्या नाम है? चेल्सी क्लब नाम है दोस्तों। इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए शानदार सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया है? जी हां दोस्तों, साइबर युद्ध की घोषणा किया है। देखिए, अगर इस लड़ाई की बात कीजिए तो बहुत सारे देश अलर्ट हो गए हैं कि रूस अब जो कर रहा है बहुत जास्ती कर रहा है। यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर इस तरह से अतिक्रमण करना यह कहीं ना कहीं गलत है। और मुझे एक बात नहीं समझ आती यार, क्यों लोग ये साम्राज्य विस्तार की नीति में लगे हैं, ठीक है। दुनिया कहां से कहां जा रही है, लोगों को मानव की कीमत नहीं पता, मानवता समाप्त हो रही है। हम 21वीं सदी में आ गए हैं जहां पर आज शिक्षा इतना ज्यादा बढ़ गई है, साइंस मंगल तक चला गया है। उस जमाने में लोग अगर मतलब अपने देश के सीमा विस्तार के लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर थू है, ये आप ध्यान दीजिए। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, थोड़ी सी तो मानवता होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। एक एक व्यक्ति जिनके जो निर्दोष हैं, जिसकी कोई गलती नहीं है, हमें किसने अधिकार दिया हम उनके जान लेने की, ठीक है। चलिए खैर, अपनी अपनी बातें हैं। तो देखिए, रूस के खिलाफ साइबर युद्ध, और आप देख रहे होंगे रूस जो है, रूस के जितने भी दूतावास अलग अलग देशों में बने दोस्तों, उन दूतावासों पर भी साइबर अटैक हो चुका है। उनकी साइट को, चीजों को हैक किया जा रहा है और इसमें
याद रखिए बहुत बड़ी एक हैकिंग ग्रुप है ये, जहां भी आता है तबाही मचा देता है। जी हां, पूरे देश में मतलब पूरा दुनिया इनसे डरता है, अता पता होता नहीं इनका। अच्छा, एक अभी बहुत अच्छी मूवी आई अच्छा, कल मैंने शायद बोला था मूवी के बारे में, तो कुछ बच्चे बोले कि सर आप मूवी कैसे देख लेते इतना बिजी शेड्यूल में। नहीं भाई, एक बात बता दूं, मैं अपने जीवन में कुछ हो ना हो, मैं दो काम बहुत अच्छे से करता हूं। एक बढ़िया से खाता हूं, ठीक है, और एक पिक्चर कोई नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, क्या है ना, इसको रिफ्रेशमेंट चाहिए। दिन भर अगर मैं इसी में लगा रहूंगा ना, कुछ नया नहीं कर पाऊंगा, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसको शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा खाना इसलिए चाहिए कि यार मन प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मन प्रसन्न होगा तब इस चेहरे से हंसी आएगी। ठीक है, और मूवी वगैरह इसलिए चाहिए होता है कि थोड़ा सा क्या हो जाए, शांत हो जाए दिमाग। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आराम आ जाए। और बड़ी गजब की मूवी थी, मुझे नाम नहीं पता, मैं मोबाइल में चेक करके बता दूं, आप देखिएगा। मतलब गजब की मतलब अच्छा मूवी था, उसमें भी कुछ इसी हैकिंग टाइप की चीजें ही बताई गई। ठीक है, बस एक सेकंड, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानो, होली है। ठीक है, होली अभी आई नहीं है। ठीक है, मूवी का नाम मैं बता दूं आपको, यार खोजने लगो, जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, साउथ इंडियन मूवी रिलीज हुई दोस्तों, जिसका नाम है वलीमई। क्या नाम है? वलीमई। जी हाँ, देखिए वलीमई काफी अच्छी मूवी है। इसी साइबर क्राइम के ऊपर दोस्तों इस वलीमई मूवी को बनाया गया है। और मुझे लगता है बॉलीवुड वालों को कुछ सीखना चाहिए। वैसे भी बॉलीवुड का अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है और इनका विलीन होने वाला, समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरह की अश्लीलता, जिस तरह की चीजें बॉलीवुड में घर कर गई हैं, ठीक है, वो इनको नरक के रास्ते पर ही ले जाने वाला है। ठीक है, अब साउथ इंडियन जो मूवी है दोस्तों, वो धीरे धीरे हिंदी में डब होने लगी, तो वो हमारे बीच में आएंगे। और एक अच्छा कहानी दोस्तों इस मूवी में है, वलीमई। आप देखिएगा, अभी सिनेमाघर में लगे होंगे, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ काफी अच्छी मूवी है, बहुत कुछ हमें सिखाया गया है, समझाया गया है। एक बार हमें मूवी को देखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो ग्रुप है दोस्तों, इसका नाम है एनोनिमस हैकर ग्रुप। जी हां दोस्तों, एनोनिमस हैकर ग्रुप ने क्या किया, इस साइबर वार की शुरुआत कर दिया है और अब तो रूस के ऊपर दोस्तों ये वार चालू हो गया। बाकी अगर मैं बात करूं यहां फीफा की, तो फीफा जो है दोस्तों, फीफा एक क्लब है दोस्तों फुटबॉल का, आप जान रहे होंगे। फीफा ने क्या कर दिया, रूस को बाहर कर दिया। याद रखिएगा, फीफा ने क्या कर दिया, रूस को यहां से बाहर कर दिया। नाटो में दोस्तों एक है, तो वैसे 28 देश लीगली क्या है दोस्तों, इसमें 28 देश हैं, बट दोस्तों 2-3 और देश यहां इसके सपोर्ट में हैं। याद रखिएगा, कुल 28 3 31 देशों का समूह है दोस्तों, एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं खिलाफ खड़े हो चुके हैं रूस के, ये भी याद रखिएगा। और रैंसमवेयर तो मैंने ऐसे ही दे दिया कि आप गलत करो कुछ। ठीक है, यहां आप एनोनिमस हैकर ग्रुप का नाम याद रखेगा, और इसके द्वारा दोस्तों रूस के ऊपर साइबर वार शुरू कर दिया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं दोस्तों, टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अच्छे सवाल बताता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं और करंट अफेयर में अक्सर हम लोगों को पढ़ने को मिले हैं। ठीक है, पहला सवाल याद रखेगा दोस्तों, जो यहां पे दिया जा रहा है कि हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया है, तो एनोनिमस, याद रखेगा एनोनिमस हैकर ग्रुप ने। ठीक है, एनोनिमस हैकर ग्रुप ने दोस्तों रूस के खिलाफ साइबर वार कर दिया। रूस के जितने भी दूतावास बाहर बाहर बने हैं, उन सभी दूतावास पर भी दोस्तों इस साइबर वार को स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, अगला सूर्य किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल नामक एक नई सामग्री विकसित की है। जी हां दोस्तों, एक नया आइटम बनाया दोस्तों, ये आइटम बनाया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया है, तो भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 7600 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। और यहां वेदांता ग्रुप का नाम आ रहा है दोस्तों, ये वही वेदांता ग्रुप है जिसने अभी राजस्थान के बाड़मेर में, जी हां दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में तेल क्षेत्रों की खोज की है। जी हां दोस्तों, तेल क्षेत्र का खोज किया गया इसी वेदांता ग्रुप के द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को दोस्तों अभी कमीशन किया, जिसका नाम है परम प्रवेगा। क्या नाम है? परम प्रवेगा। यह वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। इसके पहले एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन सा है, याद रखेगा, भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का नाम है सिमुलेटर टूल किट। क्या नाम है? सिमुलेटर टूल किट नाम है, ध्यान दीजिएगा। करा किस आईआईटी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, ये स्वराजबिलिटी दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया, तो आईआईटी हैदराबाद
बात के द्वारा बनाया गया। ठीक है, हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया है? तो भारत ने किया है। हाल ही में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए सारथी मोबाइल ऐप, निवेशक शिक्षा मतलब क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है सेबी के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज ही दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि सेबी में अध्यक्ष पद पर किसे बिठाया गया? याद रखेगा मालती को। ठीक है, मालती को याद रखेगा, वो नाम हो जाएगा। भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस नाम की एक सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी भारत के द्वारा किया गया। आज ही की घटना बता दूं, आज ही उत्तर कोरिया ने एक और सुपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों परीक्षण किया, वो भी याद रखेगा। इसके पहले उत्तर कोरिया ने 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिसमें एक था हॉसोंग 8, दूसरा था हॉसोंग 12, दोनों याद रखेगा। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया? उत्तर कोरिया ने बता ही दिया। किस देश ने सिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया? तो हॉसोंग वाली उत्तर कोरिया ने किया, और सिरकॉन वाली मिसाइल जो किया ये रूस ने किया है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने सवाल थे दोस्तों जो कि आपके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, जरा इनको आप याद रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिए स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जाते हैं, उन्हीं कोर्सेज में से एक कोर्स है हिंदी इंडिविजुअल का बैच। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, वैसे आपने बहुतों ऑनलाइन कोर्स देखे होंगे, बहुत से वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको वादा दे रहा हूं दोस्तों कि आपने हिंदी इंडिविजुअल जैसी क्लास नहीं देखी होगी। याद रखिए एक ऐसी क्लास जिसे पढ़कर ना आपका दिल खुश हो जाएगा। कोई भी स्टेट हो, कोई भी परीक्षा हो और किसी भी लेवल की चीजें हो दोस्तों, याद रखिए उस लेवल पे जाके यहां बताया जा रहा है, ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। सिर्फ एक बार विश्वास करके, भरोसा करके ज्वाइन करिए, मैं आपका विश्वास से भरोसा नहीं टूटने दूंगा। ठीक है, ये नितिन सर की स्पेशल क्लास है, एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। और गांव के बच्चे बिल्कुल हैरान और परेशान मत हो, क्योंकि इस क्लास में आपको वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। आप पूरा वीडियो डाउनलोड करके आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और अब तो स्टडी 91 की किताबें भी आने लगी है, फिर डर किस बात का है, दिक्कत किस बात की? अब तो मजा ही आने वाला दोस्तों। अब तो हमें तैयारी से कोई रोक वोक नहीं सकता, और सिलेक्शन पाने से भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मजाल ही नहीं किसी की कोई रोक दे। आओ आगे देखते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है, हाल ही में 1 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? चलो बता दो, थोड़ा सा अलग कर दिया। वैसे मैं जब दिवस वाले सवाल बनाता हूं तो कूट वाले बनाता हूं, मैंने कहा चलो शुरुआत करते कुछ अलग तरीके से। तो बताओ 1 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? लिख रहा भारतीय तटरक्षक दिवस। नहीं, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 फरवरी को, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मार्च को, याद रखेगा 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। अगला है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, याद रखेगा ये मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को। कब? 1 जून को। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की, तो याद रखेगा ये जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ये जिस दिन दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन ये भी मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस इसी दिन दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हस्ताक्षर किया गया था। उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, वो भी याद रखेगा। फिलहाल के लिए तो जो आज का हमारा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य भेदभाव दिवस। ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा ना? चलो आ जाओ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब भी आप चीजें पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छी है। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, सॉरी यहां पर देखिए दिवस वाले सवाल जो है डिस्क्रिप्शन नहीं लग पाए, क्योंकि आज मार्च का पहला दिवस था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अगला लिखा है 7वां सवाल, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जी हां दोस्तों, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता, जी हां दोस्तों जरा पढ़िएगा, अक्षय ऊर्जा क्षमता में पहला स्थान किसका आ गया है? तो अभी तक तो दोस्तों पहला स्थान एक जमाने में कर्नाटक का हुआ करता था, बट अभी कर्नाटक को पीछे करके पहला स्थान तमिलनाडु ने हासिल कर लिया है, और कर्नाटक आ गया दोस्तों यहां दूसरे स्थान पे। बाकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की बात कर दूं तो यहां भी दोस्तों काफी काम चल रहे हैं, बट ये रैंकिंग में अभी नहीं है। तो याद रखेगा यहां जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपने एक सौर योजना का नाम सुना होगा, सौर, उसमें दोस्तों आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, जरा उसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने सुना होगा कि भारत कृषि क्षेत्र को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बदलने वाली है दोस्तों, क्योंकि डीजल वगैरह यहां समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए जो टारगेट रखा गया वो रखा गया दोस्तों 2024 तक का, ये भी आपने पढ़ा होगा।
फिलहाल आप ये याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा सवाल है। अच्छा, एक अक्षय ऊर्जा सूचकांक भी जारी किया गया है हाल फिलहाल में, ठीक है, क्या अक्षय ऊर्जा सूचकांक, क्या अक्षय ऊर्जा सूचकांक। दोस्तों ये जो सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत का रैंक क्या है तो बताइएगा, इसमें भारत का स्थान है तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। एक और इंडेक्स जारी किया गया था पावर इंडेक्स, उस पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। क्या याद रखेंगे? चौथा स्थान पावर इंडेक्स में, जबकि अक्षय ऊर्जा सूचकांक में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहां तमिलनाडु हो जाएगा उत्तर, इसके पहले तक कर्नाटक था, अभी अभी तमिलनाडु ने दोस्तों इसको पीछे किया है, मात्र 150 या 200 मेगावाट दोस्तों क्षमता बढ़ाया और इसने कर दिया पीछे। देखिए यहां पर अगर हम बात करें कर्नाटक के कुल मेगावाट की, तो यहां याद रखेगा 15,795 मेगावाट है, जबकि यहां 15,914 मेगावाट है। कितना डिफरेंस है? अरे भाई ये 795 लगभग 800 पे हैं, ये 900 पे, तो कितना 150 भी नहीं हो रहा, 150 से और कम ही है दोस्तों आंकड़ा। 119 मेगावाट की वृद्धि किया और इतने में तमिलनाडु आ गया नंबर 1 पर, कर्नाटक खसक के चला गया पीछे। ठीक है, और अगर अब अलग बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन राज्यों में दोस्तों तेजी से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री की बात करते हो दोस्तों, तो इस मंत्रालय के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं, इनका नाम है राजकुमार सिंह, याद रखेगा, और राज्य मंत्री का नाम है भगवंत खुबा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां पे आगे बात करते हैं दोस्तों सूचकांकों से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पर। देखिए सूचकांक कहीं ना कहीं रैंकिंग की बात आई है, क्योंकि कर्नाटक को पछाड़ करके तमिलनाडु ऊपर गया है, तो रैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल हो गया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसके मंत्री राजकुमार सिंह जी हैं, याद रखेगा, इस मंत्रालय ने अभी जो बताया कि अक्षय ऊर्जा में दोस्तों टॉप पर कौन सा राज्य आ गया है, तो याद रखेगा तमिलनाडु नंबर 1 पर आ गया है। किसको पछाड़ कर? तो याद रखेगा कर्नाटक को पछाड़ करके। ठीक है, और मंत्री दोस्तों इस मंत्रालय के कौन हैं, तो याद रखेगा राजकुमार सिंह इनका नाम है, राजकुमार सिंह इनका नाम है। ठीक है, ये भी आप याद रखेगा। अगला देखिए, करा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, याद रखेगा, इसके आगे पॉइंट जो लिखा है कृषि और जल संसाधन क्षेत्र। जी हां दोस्तों, कृषि और जल संसाधन क्षेत्र की बात कर रहा है। यहां उड़ीसा का एक जिला दोस्तों मलकानगिरी जिला, कौन सा? मलकानगिरी जिला, इसका स्थान दोस्तों पहला है। करा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो मुकेश अंबानी को पीछे करके गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी जारी किया गया दोस्तों, इसमें भारत किस स्थान पे है, तो आ गया 85वें स्थान पर। ठीक है, 85वें स्थान पे आ गया दोस्तों, याद रखेगा भारत। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है, विभाग द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट अभी जो जारी की गई, उसके 9वें संस्करण में दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर है दोस्तों, तो याद रखेगा महाराष्ट्र राज्य यहां पर टॉप पर है। ठीक है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था और इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां स्थान आ गया भारत का। ठीक है, और एक IQ एयर डेटा जारी किया गया दोस्तों, उसमें बताया गया कि भारत के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में किसका नाम है, तो लगभग 46 शहर दोस्तों ये भारत के हैं, अगर 100 शहरों की लिस्ट तैयार की जाए तो। किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। हाल ही में दोस्तों एक टैलेंट रैंकिंग भी जारी किया गया था, टैलेंट रैंकिंग जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान याद रखेगा 56वां था। एक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान दोस्तों 66वां था। अभी एक इंटेलेक्चुअल जो है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 43वां है। ये सब याद रखें। ठीक है, एक लोकतंत्र सूचकांक अभी जारी किया गया दोस्तों हाल ही में, लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 46वां है। ये भी आप याद रखेगा। 2 4 मुझे नहीं पता कि यहां क्यों नहीं है, बट जो एक्स्ट्रा थे 1 2 3 और 4, ये 4 और आप अपडेट कर लीजिए अपनी लिस्ट में, क्योंकि ये चारों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक हंगर इंडेक्स अभी जारी किया गया था, हंगर भूख सूचकांक याद रखेगा, भूख सूचकांक, उसमें भारत का स्थान 101वां था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी लिस्ट को अपडेट करते चलिए, बढ़िया से पढ़िए। देखिए छूटेगा कुछ नहीं, स्टडी 91 के साथ रहेंगे, भरोसे के साथ रहेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा। जो बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, अभी मैंने कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ बच्चे ने कहा कि सर बिहार में एग्जाम हुआ था और करंट अफेयर के सभी सवाल आपके पढ़ाए गए करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो देखिए जो पढ़ाएगा वो आएगा। आज वो बच्चा बोल रहा है, कल आप लोग बोलेंगे,
परसों कोई और बोलेगा, तो आएगा ना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आएगा, ठीक है, आएगा। आज नहीं तो कल आपकी परीक्षा में 110% आएगा दोस्तों, और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग उतना रिसर्च करके, उतना मेहनत करके काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है दोस्तों इसे, मनरेगा के लिए एक लोकपाल ऐप जो है लॉन्च किया है। किस मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया, आपको यह बताना है। करा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय किसके पास है, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। लेकिन इस मंत्रालय ने इस मनरेगा लोकपाल ऐप को नहीं लॉन्च किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास है, उन्होंने भी लॉन्च किया। यह लॉन्च किया गया दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, जी हां दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा। और यह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, जिस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, यह मंत्रालय भी इसे नहीं लॉन्च किया, ठीक है। फिर लॉन्च किसने किया दोस्तों, याद रखेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और इस मंत्रालय के मंत्री का नाम बताइए। कुछ लोगों के दिमाग में नरेंद्र सिंह तोमर आ रहा है, नहीं नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री दोस्तों, ये अलग है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, याद रखेगा। यहां नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दोस्तों, यहां पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह की बात आती है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दोस्तों ये मनरेगा लोकपाल ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, जो बहुत सारी जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी, और बाकी की चीजें यहां पर दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। भाई सरकार अगर किसी मंत्रालय के माध्यम से कोई ऐप लॉन्च किया गया, तो वो ऐप में क्या होगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता लाई जाएगी, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके सवाल होंगे, उनका सॉल्यूशंस होगा। यहां पर यही सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। चलिए फिर से एक बार टेक्नोलॉजी वाले सवाल आ ही गए हैं, तो फिर से एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का एक दूसरा सवाल है, ठीक है। पहला हो गया दोस्तों, किस मंत्रालय के द्वारा अभी ई गवर्नेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया। तो यह ऐप लॉन्च किया गया किस मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, याद रखेगा, गिरिराज सिंह जी इसके मंत्री हैं, याद रखेगा। इसी तरह का रहा, रूस के खिलाफ साइबर वार की घोषणा किसने किया है, तो एनोनिमस साइबर ग्रुप जो दोस्तों, उसने इस वार की घोषणा किया है। और जितने भी रूस के दूतावास बने दोस्तों, उन पर भी ये साइबर वार जारी हो चुका है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नए पदार्थ की खोज किया दोस्तों, तो यह खोज किया गया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण का निर्णय लिया दोस्तों, तो भारत सरकार भी इस पे लगभग 7,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, और यह निर्णय लिया गया वेदांता ग्रुप की तरफ से। हाल ही में वेदांता ग्रुप ने क्या किया दोस्तों, जरा बताइए। वेदांता ग्रुप ने राजस्थान के बाड़मेर में नए तेल क्षेत्रों की खोज की है, तो इसको भी आप याद रखेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को दोस्तों अभी जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है परम प्रवेगा। क्या नाम है, परम प्रवेगा। ये वर्तमान में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। हाल ही में भारत ने एक जो है क्वांटम कंप्यूटर भी विकसित किया था, जिसका नाम था सिमुलेटर टूलकिट। क्या नाम था, सिमुलेटर टूलकिट। किस आईआईटी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला एआई आधारित स्वराजबिलिटी लॉन्च किया गया दोस्तों, यह आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया, तो यह अपने देश भारत ने किया। निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए सारथी एप्लीकेशन ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग, जिसका नाम ब्रह्मोस है, उसकी टेस्टिंग भारत ने किया है, यह भी आप याद रखेंगे। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं हमें करंट अफेयर में पढ़ने को मिले हैं। एक बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से निवेदन रहता है भाई, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए। आपको इस करंट अफेयर के जो व्यूज हैं कम देखकर आपको चिंता कभी नहीं होती कि हमारे अपने चैनल का व्यूज भी बढ़ना चाहिए, या आप ये नहीं मान के चलते कि स्टडी 91 हमारा चैनल है, आप ही मान के चलते हैं कि स्टडी 91 नितिन सर का चैनल, उनको तो फायदा मिल ही रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, मन में भावना नहीं रख रहा है, ठीक है। मैं ईमानदारी से चीजों को पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इस तरह की कोई भावना नहीं रखा हूं तो उम्मीद करता हूं आप भी नहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लिख रहा पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
पैरा तीरंदाजी में। जी हां दोस्तों, पैरा तीरंदाजी में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रजत पदक जीता है। याद रखेगा, जिनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है पूजा जैतनान। ठीक है, पूजा जैतनान ने दोस्तों सिल्वर मेडल यहां जीता है। और किससे हारी है दोस्तों, तो गोल्ड मेडल जीता है पेट्रेली विंसेजा ने। और आज का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये पूजा जात्यान होगा। इसके पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान दोस्तों जो नाम दे रहा है, इन्होंने युगल वाले में दोस्तों यह पुरस्कार जीता था। युगल कहिए, मिश्रित कहिए, इसमें यह पुरस्कार भारत ने जीता था। बट दोस्तों पहली बार सिंगल्स वाले में, ठीक है, महिला सिंगल्स में जो खिताब जीता है पैरा तीरंदाजी में जो है रजत पदक, अभी किसने जीता, तो पूजा जात्यान ने जीता। नाम आप याद रखेगा। ठीक है, तो आजकल महिलाएं दोस्तों काफी नाम रोशन कर रही हैं। ठीक, अभी इसके पहले हम लोगों ने सादिया तारिक का नाम पढ़ा, जिन्होंने वुसु चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, सादिया तारिक। मीराबाई चानू का नाम सुना, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और आज हम लोग पूजा जात्यान का नाम पढ़ रहे हैं। तो लगातार महिलाएं दोस्तों टॉप पर आती जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात भी है, इसको भी ध्यान रखेगा। तो यहां पर बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। चलिए, खेल से जुड़े हुए जो सवाल हैं एक बार फिर से आपके सामने मैं लेकर आता हूं। जैसे पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है, तो पूजा जात्यान ने जीता है। क्या, पूजा जात्यान ने। मैक्सिकन ओपन दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है। वुसु स्टार चैंपियनशिप ये पहली भारतीय महिला बन गई दोस्तों ये जीतने वाली। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। मोदी जी ने खुद ट्वीट करके दोस्तों बधाई दिया। याद रखेगा, इनका नाम है सादिया तारिक। ठीक है, किस भारोत्तोलक ने सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम है मीराबाई चानू। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप दोस्तों जो आयोजित किया जा रहा है नागालैंड राज्य में आयोजित किया जा रहा है। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। कौन, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। 2022 में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में खेलों में पहला स्थान नॉर्वे ने जीता, दूसरा स्थान जर्मनी ने जीता और तीसरा स्थान चीन ने जीता है। इसे भी याद रखेगा। हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 चैंपियन कौन बने दोस्तों, इनका नाम है, क्या नाम है, कार्लोस अल्का राजू। कार्लोस अल्का राजू। 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष टीम का खिताब हरियाणा ने जीता, महिला टीम का खिताब केरल ने जीता। इसको भी याद रखेगा। प्रथम श्रेणी के पहली मैच में 13 शतक जड़ा है साकिब उल गनी ने, जो बिहार के प्लेयर हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के प्लेयर हैं साकिब उल गनी जी, याद रखेगा। ठीक है, तो इतने सवाल हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आखिरी सवाल पे विजिट करते हैं जो यहां पर आप सभी के सामने दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में दोस्तों, करा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। चलिए विचार करते हैं। करा महासभा के अध्यक्ष को के 2 साल के कार्यकाल के लिए महासभा के लिए चुना जाता दोस्तों। तो क्या इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, तो नहीं दोस्तों, याद रखेगा इनका कार्यकाल 1 साल का होता है, न कि 2 साल का। यह आपका गलत दिया गया है। अरे ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपसे पूछ ही नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, अगला पढ़ लीजिए। करा शांति और सुरक्षा नए सदस्यों का प्रवेश, कि भाई यूएन में कौन नया सदस्य आएगा, कौन हटेगा, या कोई बजटी मामला। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय संबंधी कोई कार्य होते हैं, करा इसके लिए महासभा में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती। क्या 2/3 चाहिए होता है, या पूर्ण बहुमत चाहिए होता है, या साधारण बहुमत चाहिए होता है, तो क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। याद रखेगा, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो केवल 2 यहां पर हो जाएगा, यहां रखिएगा। वैसे ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सवालों में 1 और 2 दोनों चूज करते, सोचते एग्जामिनर ने पूछा है तो कुछ ऐसा ही पूछा होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी बातें यहां पर लिखी गई दोस्तों कि 2/3 वाली बात, और चुनाव तो दोस्तों हर साल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े दोस्तों कुछ अच्छे सवाल पढ़ते, पॉलिटिक्स से जुड़े अच्छे सवाल जरा आते हैं, देखते हैं। कारण महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुमत की अवस्था क्या होती है, तो बहुमत हमेशा 2/3 होता है, यह भी याद रखेगा। अरे भाई ये कहां चला गया, ठीक है, ठीक है, बहुमत हमेशा कैसा होता है दोस्तों, 2/3 होता है, याद रखेगा। हाल ही में किस देश में तख्ता पलट का दोस्तों विरोध हुआ, तो पब्लिक ने विरोध किया, और यह विरोध हुआ सूडान देश में। जी हां दोस्तों, सूडान देश में अभी तख्ता पलट का विरोध हुआ, याद रखेगा। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर नहीं। सरकारी वालों में तो आरक्षण समझ में आता, प्राइवेट में भी आरक्षण की बात की गई, और यह बात है हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों ये नियम लाया गया।
हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बांड क्या है, तो राजनीतिक संगठनों को दोस्तों चंदा देने की एक कला है, याद रखेगा। यह आया था। ऐतिहासिक प्रस्ताव 21 देश से संबंधित है, तो यह चीन से संबंधित है, याद रखेगा। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? वह राज्य हरियाणा राज्य। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा। हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल करने की मांग शुरू किया है? तो बिहार ने शुरू किया, क्योंकि बिहार का कहना था कि हमारा राज्य बहुत पिछड़ा है, इसलिए हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। करा किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया? तो अडामा बैरो ये गाम्बिया देश के राष्ट्रपति हैं, दोबारा चुना गया। ऐतिहासिक प्रस्ताव बताई दिया, चीन से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल करने की मांग किया? तो बिहार ने बताई दिया। सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में राजनीति या चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया, हरियाणा राज्य ने कहा। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में चुना था? पुराना क्वेश्चन दोस्तों, पीपी के रामाचार्युलू का नाम आया था, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल दोस्तों यहां पर ये सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। स्टडी 91 पे दोस्तों कई सारे बैच चल रहे हैं। अगर आप वर्तमान में लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको हिंदी इंडिविजुअल की क्लास लेना हो दोस्तों, तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप किसी भी तरह की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किताबें कैसे मिलेंगी, दुकान कहाँ है, कोई भी डाउट है आप कॉल कीजिए। जरूरी नहीं कि आप कुछ परचेज करिए भैया, ये मत सोचा करिए कि सर कुछ खरीदना हो तभी फोन कर सकते, नहीं। आपको कहीं कोई दिक्कत है, पढ़ाई में कोई डाउट है, किसी विषय में कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।